बारे में बताने जा रही हूँ। आदिकाल में हमारा एक टॉपिक रह गया था जो विद्यापति है। रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को किसमें रखा है? विद्यापति को फुटकल के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल जी वर्णन करते हैं और विद्यापति के बारे में रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, ये मैंने जो मैटर तैयार किया है ये रामचंद्र शुक्ल की बुक का मैटर है। जो जो काम का मैटर होगा वो रामचंद्र शुक्ल की बुक में से मैं तैयार करती हूँ और हमें एक्स्ट्रा मैटर नहीं पढ़ना है। तो देखो, रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में विद्यापति के बारे में क्या कहते हैं। जिस रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। विद्यापति जो मैथिल कोकिल कहलाए वो किस वजह से कहलाए? उनकी पदावली के कारण। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। इन्होंने जो पदावली में प्रयोग किया है वो किस भाषा का प्रयोग किया है? मैथिली भाषा का प्रयोग किया है, जो उस समय क्या थी? प्रचलित थी। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? क्योंकि विद्यापति की भाषा क्या है? मीठी है, जो उनको अच्छी लगती है। तो विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन जो हुए थे, उन्होंने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है। जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, उन्होंने बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण क्या माना है? हिंदी से अलग माना है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैथिली को हिंदी से अलग किसने माना था? किसने माना था? ग्रियर्सन ने माना था। और क्यों माना था? क्योंकि ये जो मैथिली है, बिहारी और मैथिली, ये किससे निकली है? मागधी से निकली है। इसलिए ग्रियर्सन ने इसको हिंदी से अलग माना था। पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य का विभाजन नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। ये कौन करते हैं? विचार कौन कर रहे हैं? शुक्ल जी कहते हैं कि केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर हम साहित्य का विभाजन नहीं कर सकते। कोई भाषा है वो कितनी भी दूर तक समझी जा सकती है, इसका विचार भी आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना किस पर निर्भर करता है? उसकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा ना होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। यदि ऐसा ना होता तो उर्दू और हिंदी का क्या माना जाता? एक ही साहित्य माना जाता। एक ही साहित्य क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि हिंदी भी क्या है, उसकी भी कई उपबोलियां होती हैं जो क्या होती हैं, दूर तक समझी जाती हैं। इसका विचार भी क्या होता है? आवश्यक माना जाता है। फिर आगे वो इस बात को स्पष्ट करते हुए क्या लिखते हैं? खड़ी बोली हो गई, ब्रज हो गई, राजस्थानी हो गई, कन्नौजी हो गई, अवधी हो गई इत्यादि में क्या है? रूप और प्रत्ययों का भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है। इसलिए हम मैथिली को भी हिंदी के अंतर्गत ही मानते हैं। जिस प्रकार खड़ी बोली हुई, राजस्थानी हो गई, कन्नौजी हो गई, अवधी हो गई इत्यादि में क्या होता है? रूप और प्रत्ययों का भेद होता है, लेकिन फिर भी ये सब किसके अंतर्गत आती है? हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके बोलने वाले एक दूसरे की बोली को समझते हैं। फिर आगे रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? इसका कारण क्या बताते हैं? वो शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य बीसलदेव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी अपना अधिकार रखता है। तो पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा है कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य बीसलदेव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी रखता है? ये किसका कथन है? ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विद्यापति आगे रामचंद्र शुक्ल देखो क्या कहते हैं। विद्यापति के पद क्या हैं? अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। विद्यापति के पद, मैंने क्वेश्चन भी कराया था, विद्यापति के पद किस में आते हैं? श्रृंगार के अंतर्गत ही आते हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य क्या है? अद्भुत है। किसका माधुर्य
अद्भुत है विद्यापति के पदों का, जो कि अधिकतर श्रृंगार के हैं, जिनमें क्या है नायिका और नायक कौन है, राधा और कृष्ण। पूछा जा सकता है कि जो विद्यापति की पदावली है उसमें नायिका और नायक कौन है, राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य क्या है, अद्भुत है। फिर आगे शुक्ल जी देखो क्या कहते हैं, विद्यापति कौन थे, शैव थे। कौन थे विद्यापति, शैव थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से ही की है, भक्त के रूप में नहीं। इस बात को कौन कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्यापति शैव थे, उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से ही की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। इस बात को कौन कह रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। उन्होंने किसकी रचना की थी, श्रृंगारिक पदों की रचना की थी। और ये जो कोटेशन आगे दी हुई है ये बहुत बार पेपरों में पूछी जा चुकी है कि ये किसने कहा था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। तो ये किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को ये कौन कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। फिर आगे वो क्या कहते हैं, शूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों को भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। शूर आदि कृष्ण भक्त के जो श्रृंगारिक पद है ऐसे पदों की भी लोग क्या चाहते हैं, आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का भी क्या करेंगे, उनको भी आध्यात्मिकता के अंदर ले लेंगे। इस संबंध में ये अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का ही एक प्रधान अंग है। इनका जो कीर्तन होता है वो कृष्ण भक्ति का क्या है, एक प्रधान अंग है। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। इनको आध्यात्मिक चश्मे में नहीं देखना चाहिए। इनको किस दृष्टि से देखना चाहिए, बाल लीला की दृष्टि से ही देखना चाहिए। आगे विद्यापति के बारे में शुक्ल जी कहते हैं, विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। तो पूछा जा सकता है विद्यापति किसके यहाँ रहे थे, तो तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ विद्यापति वर्तमान थे। आगे शुक्ल जी कहते हैं, मोटे हिसाब से वीर गाथा काल है वो महाराज हम्बीर के समय तक ही समझना चाहिए। शुक्ल जी वीर गाथा काल का समय कहाँ तक समझते हैं, महाराज हम्बीर के समय तक ही समझना चाहिए। इसके उपरांत मुसलमान का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया। उसके बाद कौन आ गए, मुसलमान आ गए, जिनका साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया। और हिंदू राजाओं को ना तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा, ना मुसलमानों से। जो हिंदू राजा थे वो आपस में लड़ने का उनके पास उत्साह भी नहीं रहा और ना उनके अंदर मुसलमानों से लड़ने का कोई उत्साह था। फिर रामचंद्र शुक्ल देखो क्या कहते हैं, जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। जनता की जो चित्तवृत्ति थी वो क्या होने लगी, धीरे धीरे बदलने लगी और उनकी विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमान के न जमने तक तो उन्हें हराकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयास होता रहा। जब तक मुसलमान नहीं जमे थे जब तक तो वो अपने धर्म की रक्षा कर रहे थे, उनका वीर प्रयास चालू था, उनको हरा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मुसलमान जमने लगे उनका वो प्रयास भी क्या होता गया, समाप्त होता गया। पर मुसलमान के जम जाने पर अपने धर्म के प्रचार की ओर ध्यान हुआ। जब मुसलमान जम गए थे तो उनको अपने धर्म के प्रचार की ओर ध्यान हुआ, जिसके फलस्वरूप किसका उदय हुआ, भक्ति काल का उदय हुआ, जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे, जो सारी जनता को अपनी ओर आकर्षित करे और उनको धर्म से विचलित ना होने दे। तो उस समय किसका प्रचार होने लगा, धर्म का प्रचार होने लगा। इस प्रकार स्थिति के साथ फिर शुक्ल जी देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ भावों तथा विचारों में भी परिवर्तन हो गया। भावों और विचारों में परिवर्तन हो गया जैसे जैसे साम्राज्य मुसलमानों का होने लगा। पर इससे यह ना समझना चाहिए कि हम्बीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। हमको केवल यही नहीं समझना चाहिए कि आदि काल में ही केवल वीर काव्य रचा गया, भक्ति काल में भी छिटपुट रचनाएं हुई, रीति काल में भी छिटपुट रचनाएं हुई और आधुनिक काल में भी हमको रचनाएं देखने को मिलती हैं।
समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। तो हम्मीर के साथ ही हमको ये नहीं समझना चाहिए कि यह परंपरा समाप्त हो गई, उसके पीछे किसी प्रकार की वीर काव्य रचना नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। फिर रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वे यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी। जैसे आदिकाल में हम देखते हैं कि वीर रचनाएं अधिक लिखी गईं, काव्य सरिता क्या हुई, वीर रचनाओं की ज्यादा वेग से प्रवाहित हुई। इसी दृष्टि को रखते हुए रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण क्या किया था, वीर गाथा काल नामकरण किया था। जिसको जो प्रवृत्ति दिखाई दी उसके अनुसार उन्होंने आदिकाल का नामकरण किया। राहुल जी ने सिद्धों की प्रधानता के आधार पर उसका नाम सिद्ध सामंत काल रख दिया। राहुल जी को लगा कि राहुल सांस्कृतन को लगा कि सिद्ध और सामंतों की प्रचुरता थी इस काल में। इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत सब प्रवृत्तियां देखी तो उन्होंने उसका नाम आदिकाल अधिक उपयुक्त लगा। तो हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में जो शुरुआत है उसका नाम वीर गाथा काल की अपेक्षा आदिकाल नाम ही अधिक उपयुक्त था, और शुक्ल जी ने भी आदिकाल नाम का अपने इतिहास में जिक्र किया है। तो फिर शुक्ल जी क्या कहते हैं कि ये जो वीर गाथा काल की जो धारा थी, जो आदिकाल में अत्यधिक वेग से प्रवाहित हुई, वे आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों की हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वदा सूखी नहीं पाते। अतः हम कह सकते हैं कि वीर रचनाएं भक्ति काल में भी लिखी गई, रीति काल में भी लिखी गई और आधुनिक काल में भी लिखी गई। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा आज का क्वेश्चन आपसे है, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि परमार रासों के रचयिता कौन थे। क्या जगनिक थे, कि चंद्रबरदाई थे, कि सरप्पा थे, कि मधुकर कवि थे। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन मेरा है, बीसल देव की रचना किसने की थी, नरपति नाले ने की थी, चंद्रबरदाई ने की थी, जगनिक ने की थी, या दलपत विजय। इसका भी आंसर आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताना है। आशा करती हूँ आपको विद्यापति जो रामचंद्र शुक्ल की बुक में दे रखे हैं वो समझ में आ गए होंगे। यहीं पर हमारा रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास का आदिकाल का टॉपिक है वो समाप्त होता है। थैंक यू गाइस।